सोचिए पहाड़ों के बीच खड़ा एक 10 साल का बच्चा है जिसकी माँ का निधन हो चुका है और वो हिमालय की चोटियों को, वहाँ के देवदार के पेड़ों को और झरनों को देखकर इतना सम्मोहित हो जाता है कि अपना नाम ही बदल लेता है। बिल्कुल। और वो बच्चा आगे चलकर सिर्फ अपना नाम ही नहीं, मतलब एक पूरी भाषा के सोचने और महसूस करने का तरीका ही बदल देता है। सही कहा। देखिए, ये कोई साधारण बदलाव नहीं था। ये एक ऐसा मोड़ था जहां शब्दों ने राजाओं के दरबार की चौखट को लांघा और वो सीधे आम इंसान की आत्मा तक पहुंच गए और फिर वहां से सड़कों और संसद तक का सफर तय किया। क्योंकि साहित्य कभी भी किसी बंद कमरे या शून्य में नहीं रचा जाता है। ये तो हमारे समाज की धड़कनों का एक प्रमाणिक दस्तावेज होता है। अच्छा, तो इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम हिंदी साहित्य और खास तौर पर हिंदी कविता के उसी जादुई और विद्रोही सफर पर निकलने वाले हैं। जी। और सच कहूं तो हमारे सामने जो आज अध्ययन सामग्री रखी है ना, वो अपने आप में समय का एक बहुत ही अद्भुत कोलाज है। बिल्कुल। हमारे पास ई ज्ञान कोश के अकादमिक लेख हैं, हिंदवी पोर्टल का पूरा ऐतिहासिक संग्रह है, फिलो और ट्यूटोरियल हिंदी के विश्लेषणात्मक लेख हैं। इतनी सारी अलग अलग जगह से जानकारी। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इन भारी भरकम अकादमिक लेखों के साथ साथ हमारे पास किसी कक्षा के पुराने हस्तलिखित पन्ने भी हैं। अरे वाह! और प्रथम रश्मि कविता के पाठ का एक यूट्यूब वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट भी है। मतलब ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे पुराने पन्ने और आज के डिजिटल युग के स्रोत हमें एक ही विषय से जोड़ रहे हैं। एकदम सही बात है। तो हमारा उद्देश्य आज ये समझना है कि हिंदी कविता का ये सफर कैसे सत्ता के गलियारों से शुरू होकर प्रकृति के एक छोटे से पत्ते तक पहुंचा और फिर वहां से आम आदमी की खुरदुरी जमीन पर उतरा। और इस पूरी कहानी के केंद्र में रहने वाले हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी। और ये जो सफर है ना, ये असल में ये समझने का एक बहुत ही सीधा रास्ता है कि हम इंसान सदियों में भीतर से कैसे बदले हैं। अगर हम उस शुरुआती दौर की बात करें, ऐतिहासिक स्रोतों पर नजर डालें, तो हिंदी कविता की शुरुआत चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो जैसे महाकाव्यों से होती है। हाँ, वो रेवाथट प्रसंग वाला हिस्सा। बिल्कुल। उस समय कविता का काम क्या था? राजाओं के शौर्य का बखान करना, युद्ध का ब्यौरा देना, हाथियों और घोड़ों का वर्णन करना। मतलब कविता पूरी तरह से दरबार और राजाओं के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। जी हाँ, कविता राजशाही से बंधी थी, लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। वो था कबीर और मीरा का दौर। हमारे स्रोतों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण मौजूद है। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो बताते हैं कि कबीर का जो विद्रोह था ना, वो अचानक से नहीं आया था। कबीर जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते थे, उसे समझना जरूरी है। वो इस्लाम में सद्यः परधांतरित जुगी जाति और नाथ पंथ की पृष्ठभूमि से थे। रुकिए, यहाँ मैं आपको थोड़ा टोकना चाहूंगा। जी जी, बोलिए। ये जो सद्य हरधांतरित और नाथपंथ का ऐतिहासिक संदर्भ है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वे एक ऐसे समाज से थे जिसने हाल ही में अपना धर्म बदला था और जो पहले से ही समाज के हाशिए पर था? एकदम सही पकड़ा आपने। सद्य हरधांतरित का मतलब ही है वो वर्ग जिसने हाल ही में धर्म परिवर्तन किया हो। अच्छा। तो कबीर एक ऐसे बुनकर समाज से थे जो नाथ योगियों की परंपरा से जुड़ा था और बाद में इस्लाम के प्रभाव में आया। इसलिए उनके पास किसी भी एक धर्म की रूढ़ियों का कोई बोझ नहीं था। सही बात है। जब वो समाज के खोखलेपन या पाखंड पर प्रहार करते हैं, तो वो महज कोई किताबी सुधार नहीं था, वो उनके अपने अस्तित्व का प्रश्न था। इसीलिए उनकी आवाज में इतना खुला विद्रोह था। और मीराबाई? हाँ, दूसरी ओर अगर हम मीराबाई को देखें, तो उन्होंने सामंती व्यवस्था के खिलाफ एक स्त्री के संघर्ष को अपनी कविताओं में उकेरा। उनकी कविता दरबार से निकलकर सीधे ईश्वर और आत्मा तक पहुंचने का एक सफर थी। मतलब ये तो ऐसा है जैसे कोई कैमरा एक विशाल और खचाखच भरे युद्ध के मैदान से, जहां महाकाव्य रचे जा रहे थे, वहां से जूम इन करते हुए सीधे किसी व्यक्ति के विद्रोही और निजी मन के भीतर चला गया हो। बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया आपने। कविता दरबार से आजाद हो गई। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो कबीर और मीरा ने जिस तरह कविता को अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का हथियार बनाया, उसी ने आगे चलकर छायावाद के लिए एक जमीन तैयार की। छायावाद? जी,
छायावाद जहां व्यक्ति की अपनी निजी भावनाएं और प्रकृति के साथ उसका जुड़ाव सबसे ऊपर था। और निजी भावनाओं की इसी आज़ादी के बीच जन्म होता है उस अनोखे तारे का जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। सुमित्रा नंदन पंत जी। बिल्कुल। अध्ययन सामग्री बताती है कि 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी में इस बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन जन्म के कुछ ही घंटों बाद मां का साया उठ गया। और यही खालीपन उनकी कविताओं की जान बन गया। यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब सोचिए, एक 10 साल का बच्चा जिसका बचपन का नाम गोसाइन दत्त था, उसे साहित्य और प्रकृति से इतना प्रेम हो जाता है कि वो अपना नाम खुद बदलकर सुमित्रा नंदन रख लेता है। जी। और 15 साल की उम्र तक तो उसने लिखना भी शुरू कर दिया था। प्रकृति उसके लिए कोई निर्जीव वस्तु नहीं थी, वो एक सजीव साथी थी उनके लिए। हाँ। और स्रोतों में उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति का जिक्र है। पंक्ति है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये अद्भुत पंक्तियां हैं। मतलब अगर इसे आज की भाषा में कहूं तो वो किसी सुंदर स्त्री से कह रहे हैं कि यार, मैं तुम्हारी खूबसूरत जुल्फों में अपनी आंखें कैसे उलझा लूं जब मेरे सामने पेड़ों की इतनी मनमोहक छांव मौजूद है। नारी के सौंदर्य से भी बढ़कर प्रकृति का आकर्षण। जी। और इसके पीछे के क्यों को समझना बहुत जरूरी है। जैसा हमने कहा, उस बच्चे ने जन्मते ही मां को खो दिया था। उसने हिमालय की गोद में, पेड़ों में और बादलों में अपनी उस मां को खोजा। प्रकृति उनके लिए सचमुच एक मां बन गई थी। यही कारण है कि विश्लेषणात्मक लेख उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। सुकुमार मतलब कोमल, है ना? बिल्कुल। उनकी भाषा में इतनी सुकुमारता है कि वे प्रकृति के कठोर या विनाशकारी रूप को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। वो सिर्फ उसके दुलारने वाले रूप को देखते हैं। ये बहुत ही भावुक कर देने वाला सच है। और पंत जी के इसी प्रकृति प्रेम को गहराई से समझने के लिए हम उनकी कविता प्रथम रश्मि का विश्लेषण करेंगे, जो 1919 में रची गई थी। जी। और 1927 में वीणा संग्रह में छपी। हमारे पास जो हस्तलिखित नोट्स और YouTube ट्रांसक्रिप्ट हैं, उन्होंने इसे बेहद खूबसूरती से समझाया है। कविता एक सवाल से शुरू होती है, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। कवि एक छोटी सी चिड़िया से, एक बाल विहंगिनी से पूछ रहे हैं कि जब पूरी दुनिया सो रही थी तब उसे सूरज की पहली किरण के आने का पता कैसे चल गया। और वो रात का दृश्य तो देखिए, जुगनू पहरेदार बने हुए थे। तारे ऐसे लग रहे थे जैसे बिना तेल के दीपक हों, जिन्हें पंत जी स्नेहहीन तारों के दीपक कहते हैं। जी। और चांद जो है शशिबाला, वो रात भर जगने की थकान से कांतिहीन हो गया था। हवाएं सोई हुई थीं और अचानक वो रूपहीन अंधेरा, जिसे वो निराकार तम कहते हैं, वो प्रकाश पुंज में साकार हो जाता है। हवाएं चलने लगती हैं, ओस की बूंदें फूलों पर मोती सी चमकने लगती हैं। बिल्कुल एक सजीव चित्र बन जाता है आंखों के सामने। लेकिन देखिए, मैं यहाँ थोड़ा उलझन में हूँ। क्या हुआ? मतलब सुनने में ये एक बहुत ही प्यारी सी सुबह की कविता लगती है। चिड़िया है, सूरज है, ओस है, लेकिन क्या इसमें ऐसा कुछ खास है जो इसे छायावाद की इतनी बड़ी रचना बनाता है? क्या हम सिर्फ एक चिड़िया और सुबह की बात कर रहे हैं? देखिए, यहाँ जो बात सबसे अद्भुत है वो ये है कि ये सिर्फ एक सुबह का वर्णन नहीं है। ये असल में चेतना के जागने का रूपक है। चेतना? हाँ, अकादमिक स्रोत समझाते हैं कि छायावाद का मूल तत्व ही यही है, जड़ और चेतन का भेद मिट जाना। जब पंत जी चिड़िया में उस अंतर्यामिनी को देखते हैं तो वो एक ब्रह्मांडीय ज्ञान की बात कर रहे हैं। अच्छा। वो नन्ही चिड़िया गहरे अंधकार में भी प्रकाश के आने की आहट पहचान लेती है। ये दुनिया में नई चेतना के जागृत होने का जश्न है। अरे वाह! मतलब एक छोटी सी चिड़िया के अंदर पूरा ब्रह्मांडीय सत्य छिपा है। जी बिल्कुल। और जैसे प्रथम रश्मि ने चेतना को जगाया, वैसे ही पंत जी की एक और कविता आई 1924 में, पल्लव। ई ज्ञान कोश के अनुसार इस कविता ने तो हिंदी कविता के स्थापित नियमों को ही बदल के रख दिया। हाँ, पल्लव यानी नए पत्ते। जी। पंत जी ने इन नए उगते हुए पत्तों को किशोर उम्र का बताया है। वो कहते हैं कि ये पत्ते समुद्र के लाल मूंगे या नवल प्रवाल की तरह हैं। बहुत नाजुक। बिल्कुल। अभी इनमें इतनी ताकत नहीं है कि डाल पर आजादी से लहरा सकें। ये दुनिया को बहुत ही आश्चर्य से देख रहे हैं। इनकी विस्मित चितवन है। और सबसे अहम बात जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि इनमें अभी फूलों जैसा रस, पराग या कोई पारंपरिक संगीत नहीं है। हाँ, इसीलिए पंत जी से एक अगीत कहते हैं। अगीत। जी।
तो इस सब का मतलब क्या है? अगर मैं इसे आज के समय से जोड़ूं तो ये मुझे आज के किसी इंडी या प्रयोगात्मक संगीत की तरह लगता है। कैसे? मतलब शुरुआत में लोगों को वो समझ नहीं आता, लोग कहते हैं इसमें तो कोई सुर ताल ही नहीं है, लेकिन वो अपने आप में एक बिल्कुल नई कला होती है। एकदम सटीक तुलना की आपने। और हमारे पास जो अकादमिक लेख हैं वो इस मेटा लेवल को बहुत अच्छे से डिकोड करते हैं। अच्छा। ये जो नए पत्ते हैं ना, ये असल में खुद छायावादी कविताएं हैं। पंत जी अपने पाठकों और आलोचकों को बता रहे थे कि मेरी ये नई कविताएं अभी किशोर हैं। ओहो। जी, इनमें पारंपरिक छंद या रस ढूंढने की कोशिश मत करो। ये अपने भोलेपन और अनजानेपन में ही मधुर है। वो एक नई भाषा को समझने के लिए नए सौंदर्य बोध की मांग कर रहे थे। वाह, मतलब कविता के जरिए ही नई कविता की वकालत की जा रही थी। बिल्कुल। लेकिन देखिए, एक महान कवि या कोई भी महान साहित्य वो कभी किसी एक जगह ठहरता नहीं है। पंत जी ने खुद को बदला और पूरी हिंदी कविता ने भी अपना रास्ता बदला। जी, हिंदवी और ई ज्ञान कोश के स्रोत इस बदलाव को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। पंत जी का सफर सिर्फ छायावाद या प्रकृति तक नहीं रोका। हाँ, समय भी तो बदल रहा था ना। बिल्कुल। 1930s के दशक में हालात बदले और पंत जी कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर यथार्थवादी और प्रगतिवादी बन गए। उनकी रचनाएं जैसे युगांत और ग्राम्या, मतलब आसमान से सीधे जमीन पर। जी। और फिर अंततः वे अरविंद दर्शन की ओर मुड़ गए, जो कि पूरी तरह आध्यात्मिक था। और अगर हम पूरी हिंदी कविता की बात करें तो वो भी पंत जी के उन सुकुमार पत्तों से बहुत आगे बढ़ गई। हाँ, नागार्जुन जैसे कवि सामने आए। बिल्कुल। स्रोत में जिक्र है कि नागार्जुन ने अकाल और उसके बाद और खुरदरे पैर जैसी कविताएं लिखी। अब वहां कोई सुकुमारता नहीं बची थी। अब वहां कुली और मजदूरों के फटे पैरों और भूख का क्रूर यथार्थ था। और फिर धूमिल का दौर। जी। धूमिल ने मोचीराम और रोटी और संसद के जरिए उस आजाद भारत की निराशा और गुस्से को आवाज दी। अब कविता का काम सिर्फ सौंदर्य देखना नहीं था, बल्कि व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करना हो गया था। और अज्ञे ने असाध्य वीणा के जरिए व्यक्ति के अहंकार को शून्य करने की बात की। इस भारी बदलाव को मैं एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझती हूँ। जी। जैसे एक इंसान का जीवन होता है। पहले बचपन का भोलापन और प्रकृति का जादू होता है, बिल्कुल पंत जी के पल्लव की तरह। और फिर वो बड़ा होता है, जिम्मेदारियों और दुनिया की क्रूर सच्चाई से उसका सामना होता है, जो धूमिल और नागार्जुन का यथार्थवाद है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि साहित्य हमेशा समाज का दर्पण होता है। जो समाज पहले ईश्वर की खोज में था, फिर वो प्रकृति की गोद में गया, और आजादी के बाद वही समाज अपनी राजनीतिक और सामाजिक भूख से लड़ने लगा। हाँ। कविता हमेशा वही बोलती है जो युग महसूस कर रहा होता है। क्या बात है। तो अगर हम आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटने की कोशिश करें, चंदर बरदाई के युद्ध क्षेत्र से लेकर पंत जी के सुकुमार पल्लव और प्रथम रश्मि तक, और वहां से धूमिल की संसद तक, जी, हिंदी कविता ने इंसान के मन और समाज के हर रंग को, हर बदलाव को दर्ज किया है। बिल्कुल, हर पीड़ा और हर संघर्ष को पन्नों पर उतारा है। हाँ, तो आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं स्रोतों की इस भावना को आज के जीवन से जोड़ के एक विचार आपके सामने रखना चाहूंगा। जी, बताइए। सोचिए, 10 साल के एक बच्चे गोसाई दत्त ने सिर्फ प्रकृति की सुंदरता और उसकी हलचल को देखकर अपना नाम बदल लिया और एक पूरी भाषा की कविता को नई दिशा दे दी। और आज हम कहाँ हैं? आज हम सूचनाओं की बाढ़ में घिरे हुए हैं। एक तरह का सेंसरी ओवरलोड है। हमारी इंद्रियां जैसे मूर्छित हो गई हैं। सही कह रहे हैं। तो हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि हमारे आज के इस शोर शराबे वाले जीवन में हमारी वो प्रथम रश्मि कौन सी है, जिसे हम अपनी व्यस्तताओं के कारण देख ही नहीं पा रहे हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। क्या हम अपने आसपास मौजूद उस शांत और छोटे से बदलाव को पहचानने के लिए तैयार हैं, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है? बस इसी विचार के साथ हम आज की बात को यहीं रोकते हैं। अगली गहन चर्चा में आपसे फिर मुलाकात होगी।